ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा एक बेसिक टॉपिक है एड्स के बारे में। आज अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एड्स क्या है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब समझिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे क्या होता है कि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। और सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब इसके साथ कई सारे सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी इससे हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और एड्स जो है इसमें स्पेशली जो टीएच सेल है या इसे CD4 सेल कहते हैं या T4 सेल कहते हैं, एक ही बात है ये, है ना। इसमें डेफिशिएंसी होती है। तो स्पेशली जो लॉस होता है वो टी सेल को होता है। और टी सेल में भी कौन? टीएच सेल यानी हेल्पर टी सेल को लॉस होता है। इज दैट क्लियर? मेनली ऐसा नहीं कह रहा कि केवल इसी को होगा, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस इसी को होता है, ठीक है। तो एड्स समझिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? ये जो एड्स है इसका कैजुअल एजेंट कौन है? तो एड्स का जो कारण है वो है HIV। सुना होगा आपने, ठीक है। HIV वायरस क्या है? देखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इस वायरस की वजह से एड्स होता है। इज दैट क्लियर? तो एड्स का कैजुअल एजेंट क्या ध्यान रखोगे आप? HIV, ठीक है। अब देखो बच्चों कि जो ये HIV है ये एक रेट्रोवायरस है बेटा। क्या है? रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। और जो HIV है वो कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं ट्रांसफॉर्मिंग वायरस और एक होता है साइटोपैथिक वायरस। ट्रांसफॉर्मिंग और साइटोपैथिक। जो ट्रांसफॉर्मिंग वायरस है वो एड्स नहीं करता है, इसकी वजह से एड्स नहीं होता। ये क्या करता है? जैसे इससे रिलेटेड है, कैंसर कॉज करता है। ये क्या करता है? कैंसर, ठीक है ना। एग्जाम्पल कापोसी सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा, ये कैंसर कॉज करता है, राइट। तो इसके कई एग्जाम्पल है, जैसे बोवाइन वायरस, ठीक है ना, मेमिलियन टाइप C वायरस, मेमिलियन टाइप C वायरस। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वायरस। ये एड्स नहीं कॉज करता है, ध्यान रखना, है ना, इससे कैंसर होता है। और जो साइटोपैथिक वायरस है इसी से एड्स कॉज होता है। और इसमें आता है बेटा HIV, HTLV, ठीक है ना। सो दीज LAV भी बोलते हैं, तो ये इन्हीं के नेम है, जो अलग अलग नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन T लिम्फोसाइट वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके नेम है, जैसे LAV भी कहा जाता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट एडिनोपैथिक वायरस। तो ये नोट्स में मैंने आपको दिया है, मैं वहां से फुल फॉर्म आप इनकी रीड कर लेना। तो एड्स जो होता है वो रेट्रोवायरस से होता है। और कौन से रेट्रोवायरस से होता है? साइटोपैथिक वायरस से होता है। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि एड्स वायरस के साथ क्लोज एसोसिएटेड डिजीज बताइए, या एड्स के साथ क्लोज रिलेटेड डिजीज कौन सी है। तो ये देखो, एड्स भी रेट्रोवायरस से होता है और कापोसी सार्कोमा भी कैंसर है, वो भी किससे होता है? रेट्रोवायरस से। तो ये इसकी क्लोज रिलेटेड डिजीज हो गई। क्या हो गई? क्लोज रिलेटेड डिजीज हो गई, ठीक है ना।
इसमें एक बार अलग तरीके से क्वेश्चन आया, बैक्टीरिया भी पूछा था। तो जिस पर्सन को एड्स होता है उस पर्सन में ट्यूबरक्लोसिस का खतरा भी ज्यादा देखने को मिला है। यानी एड्स किससे होता है? एचआईवी से। और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम से। माइकोबैक्टीरियम से। तो ये वाला बैक्टीरिया भी एड्स के वायरस के क्लोज एसोसिएटेड माना जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एड्स वायरस कौन सा है? एचआईवी। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। इसके बाद इसमें एक और चीज है, तो देखो आप कि जो एचआईवी जो है, इस एचआईवी का जो ओरिजिन है, कैसे एचआईवी ये अटैक हुआ, कैसे ये वाइड स्प्रेड हुआ, कैसे फैला ये, तो ये जो एचआईवी है इसका ओरिजिन हुआ था बेटा SIV-AGM से। ठीक है, SIV-AGM, अफ्रीकन ग्रीन मंकी। एजीएम का मतलब क्या है? अफ्रीकन ग्रीन मंकी। उसमें एक वायरस था सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके अंदर म्यूटेशन हुआ और बना HIV सेकेंड। क्या बना? HIV सेकेंड। इसमें म्यूटेशन होने से, और इसमें म्यूटेशन हुआ तो बना बेटा HIV फर्स्ट। HIV फर्स्ट। और इसमें म्यूटेशन हुआ तो बना है बेटा HIV जीरो। ठीक है, अभी ये करंट जो है वो इसकी रिसर्च हुई। तो कहने का मतलब कि जो HIV का ओरिजिन है वो किससे हुआ? SIV से, अफ्रीकन ग्रीन मंकी से। इसका के अंदर जो वायरस था सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उससे इसका ओरिजिन हुआ। अब ये जो इस पर भी एक बार एक क्वेश्चन आया। अच्छा, मैं अच्छे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, नोट्स आपको मैंने सेंड कर दिया, इजी टॉपिक है ये। HIV सेकेंड जो है ये अटैक करता है बेटा मंकी में भी, ठीक है, एपीज में भी और ह्यूमन में भी, तीनों में अटैक होता है इसका। HIV फर्स्ट का अटैक ह्यूमन और एपीज में होता है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन ये आया था कि HIV का डिजीज मॉडल किससे बनाया गया है? डिजीज मॉडल वो एनिमल होता है जिसके ऊपर उस डिजीज की स्टडी की जाती है। ज़्यादातर ह्यूमन की जो डिजीज है उनके लिए डिजीज मॉडल माइस को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? माइस को। ये क्वेश्चन भी है NCERT में भी है, ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में है कि माइस पहले क्या था? डिजीज मॉडल मंकी बनाए जाते थे, यानी ह्यूमन की जितनी भी डिजीज है उनकी स्टडी करने के लिए मंकी को यूज किया जाता था। लेकिन बाद में मंकी को रिप्लेस कर दिया माइस ने। अब जितनी भी ज़्यादातर डिजीज है उनकी स्टडी करने के लिए माइस को यूज किया जाता है, लेकिन HIV की स्टडी करने के लिए मंकी को यूज किया जाता है। मंकी को डिजीज मॉडल बनाया जाता है, मॉडल। ठीक है, और कौन सा HIV स्टडी किया गया इसमें? इस तरह का क्वेश्चन हुआ था। तो HIV फर्स्ट तो मंकी में अटैक करता नहीं है, कौन करता है? HIV सेकेंड। तो HIV सेकेंड इसका जो है वो आंसर रहेगा। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, तो ये ओरिजिन समझ गए एकदम अच्छे से। एक और मैं आपको छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि HIV जो है ना बेटा, कहते हैं आज साइंस इतना ग्रो कर गई है, इतना एडवांस हो गई है कि मतलब हर बीमारी का इलाज संभव होने लग गया है। लेकिन HIV का अभी तक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है इसका। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि HIV में म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा है। वायरस है, RNA जेनेटिक मटेरियल है, तो म्यूटेशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो HIV हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा म्यूटेंट बना लेता है, इतना तो पता नहीं चलता कि पर्टिकुलर कौन सा म्यूटेंट है। तो इसीलिए HIV का अभी प्रॉपर क्योर नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? इसकी म्यूटेंट के वजह से, म्यूटेशन की वजह से। तो जो HIV की जो रिसर्च का टॉपिक चल रहा है अभी, वो चल रहा है इसके म्यूटेंट का पता लगाना, इसके म्यूटेंट स्ट्रेन का पता लगाना कि इसमें इसके कितने म्यूटेंट बनेंगे, कितने टाइप हैं इसके।
ये हमारा रिसर्च का टॉपिक अभी चल रहा है। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि HIV के हाउ मेनी टाइप ऑफ म्यूटेंट पॉसिबल, उस समय इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब HIV का ट्रीटमेंट होने लगेगा, राइट? क्योंकि साइंस अपनी लगातार प्रोग्रेस पर है और ये करंट रिसर्च का टॉपिक भी है, HIV की म्यूटेंट का पता लगाना। और ये दो तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों कि HIV का इलाज क्यों नहीं अभी तक हो पा रहा है, तो कारण क्या बताओगे? इसके बहुत सारे म्यूटेंट बन जाते हैं बॉडी में। दूसरी बात कि अब इसके ट्रीटमेंट पर क्या रिसर्च चल रही है, इसके म्यूटेंट का पता लगाना ही इसकी रिसर्च चल रही है। इज दैट क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। HIV जो है बच्चे, HIV का जो फर्स्ट इसका पेशेंट मिला था वो 1981 में USA में मिला था बेटा, USA में अटलांटा में इसका फर्स्ट पेशेंट मिला था और इसकी पाश्चर इंस्टीट्यूट में स्टडी हुई थी। पाश्चर इंस्टीट्यूट में इसकी स्टडी हुई थी, फर्स्ट जो पेशेंट मिला था। 1986 में इंडिया में फर्स्ट केस देखने को मिला था बेटा, और वो मिला था चेन्नई में। कहाँ मिला था? चेन्नई में। तो 1981 में पूरे वर्ल्ड में पहला केस आइडेंटिफाई हुआ USA में अटलांटा में, और इसकी पाश्चर इंस्टीट्यूट में स्टडी हुई थी। और 1986 में इंडिया में फर्स्ट केस मिला था चेन्नई के अंदर, और उसके बाद तो ये वाइड स्प्रेड डिजीज हो गई। इज दैट क्लियर? इंडिया में एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए, एड्स के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके क्योर के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जिसको बोलते हैं नाको। अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नाको। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे NGO काम करते हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद HIV के वायरस की स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज अपने HIV वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो HIV वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोटीन का कोट है, इसको अपन बोलते हैं इनर प्रोटीन कोट। इनर प्रोटीन कोट, इसका सिंबल भी है P24। इसके बाद यहाँ पर आउटर प्रोटीन कोट है, तो इसको बोलेंगे आउटर प्रोटीन कोट, जिसका सिंबल है P17। तो सिंबल भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये दो प्रोटीन के कोट होते हैं, और यहाँ पर RNA है, ये RNA जेनेटिक मटेरियल है इसका, तो ये सिंगल स्ट्रैंड RNA है, ssRNA। ssRNA का मतलब सिंगल स्ट्रैंड। और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है बच्चे कि कितने RNA होते हैं इसमें? 2 RNA होते हैं, 1 और 2, 2 RNA होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब क्या एंजाइम है? ये है P64, P10, P32। अब ये मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, पहले P64, P10 और P32 आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। P64 जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से RNA बनाना ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? RNA से DNA बनाना, RNA से DNA बनाना। तो ये वाला जो एंजाइम है
वो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करवाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। P10 ये प्रोटीएज का काम करेगा, प्रोटियोलाइसिस, ये इस प्रोटीन कोड को तोड़ेगा। और P32 ये इंटीग्रेज का काम करेगा, यानी ये होस्ट में जाकर इंटीग्रेशन का काम करवाएगा, इस जीनोम को होस्ट के जीनोम के साथ जोड़ने का काम करवाएगा, इंटीग्रेशन का काम करवाएगा, राइट। इसके बाद बाहर ये एक और कोट होता है इसमें, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कोट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन कोट। ये ग्लाइकोप्रोटीन का कोट है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए आसान है, इनर प्रोटीन कोट, आउटर प्रोटीन कोट और उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन। आरएनए कितने हैं? 2, एसएस 2 है। एंजाइम P64 जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम करेगा, P10 प्रोटीएज का काम करेगा और P32 इंटीग्रेज का काम करेगा। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन कोट है, यहां पर रिसेप्टर होते हैं इस तरह से, ये रिसेप्टर है इस तरह से यहां पर। अब ये जो रिसेप्टर है वो इस तरह से, ये रिसेप्टर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो बच्चे कि ये जो रिसेप्टर है इन्हें जीपी कहते हैं। जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, GP41 और ये है GP120। 2 तरह के रिसेप्टर है, GP120 और GP41, राइट। GP41 और GP120, ये इनका क्या काम है अभी बताते हैं आपको, ठीक है। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर में MHC सेकेंड भी होता है। क्या होता है? MHC सेकेंड। वो कल मैंने बताया था इम्यूनोलॉजी वाले लेक्चर में आपको, सेल्फ एंटीजन MHC सेकेंड भी होता है। तो इस तरह से ये HIV की वायरस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूरी दिमाग में रखना, GP120, GP41 ये रिसेप्टर हो गए और ये MHC है और ये कोट और आरएनए पूरा मैंने आपको बता दिया। ये HIV वायरस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये HIV वायरस कैसे अटैक करता है बॉडी के अंदर, इसको समझते हैं, ठीक है। कैसे अटैक करता है, क्या होता है बेटा कि HIV वायरस में का जो अटैक है, HIV का अटैक जो है वो कैसे होता है उसको देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि ये मैक्रोफेज पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? मैक्रोफेज में। फैगोसाइटिक सेल है, बताया था ना मैंने आपको। तो मैक्रोफेज इसकी फैक्ट्री का काम करती है, इंडस्ट्री का काम करती है। एनसीईआरटी में लाइन भी है। फर्स्ट अटैक इसका मैक्रोफेज पर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि HIV की स्ट्रक्चर में आपने अभी देखा था MHC सेकेंड रिसेप्टर है और मैक्रोफेज की सेल पर भी क्या होता है? MHC सेकेंड होता है। तो बताओ MHC सेकेंड रिसेप्टर इसी को रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो सबसे पहले किससे बाइंड होगा? मैक्रोफेज से ही बाइंड होगा, क्योंकि मैक्रोफेज टिश्यूज में है तो मैक्रोफेज पर ही पहले इसका अटैक होगा। मैक्रोफेज में ये अपनी ग्रोथ करता है, अपना मल्टीप्लाई करता है मैक्रोफेज में। तो मैक्रोफेज में ये अपनी ग्रोथ करेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा और फिर ये जाएगा ब्लड में और ब्लड में अटैक करेगा TH सेल पर, हेल्पर T सेल पर। अब उस पर क्यों करेगा? क्योंकि इस पर भी कौन सा रिसेप्टर है? MHC सेकेंड है। समझ गए? तो ये इसीलिए कहते हैं बेटा कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? TH सेल को होगा। यहाँ पर ये पूरी अपनी बहुत सारी कॉपी बना के और फिर अटैक करेगा TH सेल पर, और TH सेल की क्या हो जाएगी बेटा? डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। अब अटैक करने का कारण समझ गए ना? इसके ऊपर MHC सेकेंड का रिसेप्टर है, तो इसीलिए ये इन्हीं पर अटैक करेगा। बात समझ आ गई? और ये अच्छा क्वेश्चन है, पहला अटैक यहाँ पर होगा,
यहाँ पर वो अपनी पूरी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपी बना लेगा और फिर एक अटैक इसके ऊपर करेगा। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी आप देखना अच्छे से, ठीक है। अब कैसे अटैक होता है मैं वो तरीका बताता हूँ आपको पूरा। अटैक कैसे होता है वो देखो कि मान लेते कि ये मैक्रोफेज सेल है। कौन सी सेल है ये? मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज सेल है, ठीक है। और ये एचआईवी वायरस है, ये एचआईवी, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पर एमएचसी सेकंड रिसेप्टर है ना, एमएचसी सेकंड रिसेप्टर है, और इस पर भी एमएचसी सेकंड है। तो ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है इसकी हेल्प से मैक्रोफेज को, यानी एमएचसी सेकंड हेल्प करेगा किसमें? रिकॉग्निशन में। ये रिकॉग्निशन में हेल्प कर देगा। ये बात समझ आ गई। अब क्या होता है कि इसके ऊपर मैंने आपको रिसेप्टर बताया था, रिसेप्टर था ना ये रिसेप्टर था, देखो जीपी 120 और ये था जीपी 41। वायरस की स्ट्रक्चर में अभी बताया था। तो जीपी 120 ये प्राइमरी बाइंडिंग कर लेगा इसके साथ क्या कर लेगा? बाइंडिंग। तो जीपी 120 प्राइमरी बाइंडिंग में काम आता है। उसके बाद जैसे ये प्राइमरी बाइंडिंग हो जाती है, एक बार बाइंड देखो एमएचसी की वजह से तो इसने रिकॉग्निशन किया, जीपी 120 से प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जीपी 120 तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये तो डिसॉल्व हो जाएगा। और अब जो जीपी 41 है वो परमानेंट बाइंडिंग कर लेगा और वो इसके अंदर धंस जाएगा, ठीक है, परमानेंट बाइंडिंग कर लेगा। यानी जीपी 41 परमानेंट बाइंडिंग करेगा, परमानेंट बाइंडिंग करेगा। ये सुन रहे हो बात एकदम अच्छे से। तो जीपी 120 से तो प्राइमरी बाइंडिंग हुई और जीपी 41 से वो परमानेंट बाइंड हो जाएगा। बात क्लियर हो गई एकदम अच्छे से, समझ आ गया, ठीक है। तो बाइंडिंग होगी भैया एचआईवी में। अब देखो यहां तक समझो पहले, एमएचसी सेकंड से रिकॉग्नाइज हुआ, जीपी 120 से प्राइमरी बाइंडिंग हुई और जीपी 41 से परमानेंट बाइंडिंग हो गई। अब यहां तक, इसके बाद में देखो, इसके बाद क्या होगा देखो। अब मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि एक होता है P10, प्रोटीएज का काम करता है। वो क्या करेगा बेटा, इसका जो ये प्रोटीन कोड है, जो प्रोटीन कोड है उसको डिसॉल्व कर देगा, यानी उसका लाइसिस कर देगा। किसका लाइसिस कर देगा? प्रोटीन कोड का। यानी ये P10 की वजह से प्रोटीन कोड ब्रेक हो जाएगा, यानी ये प्रोटीन कोड क्या होगा? ब्रेक हो गया इस तरह से, ठीक है। प्रोटीन कोड ब्रेक हो गया किसकी वजह से? P10 की वजह से। और अब क्या होगा कि इसका जो ये आरएनए है वो अंदर अटैक कर जाएगा, यहाँ मैक्रोफेज में। कौन अटैक कर गया अंदर? आरएनए अटैक कर गया, ये वाला आरएनए अंदर अटैक कर जाएगा, ठीक है। और आरएनए किसमें था? प्रोटीन कोट में था, और प्रोटीन कोट को किसने तोड़ दिया? P10 ने। समझ आ गया। अब आरएनए इसके अंदर जब अटैक कर जाएगा तो अब एक और एंजाइम था, आपको पता है P64। क्या था? P64, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम करता है। तो ये क्या करेगा बेटा, इस आरएनए से डीएनए बनवा देगा। क्या बनवा देगा? डीएनए। ये डीएनए बन गया, ठीक है ना। इस 64 की वजह से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी वजह से हुआ? ये P64 की वजह से। तो आरएनए से क्या बन गया? डीएनए। अब मैंने आपको बताया था कि एक और एंजाइम होता है P32। P32 क्या है? इंटीग्रेज। क्या है? इंटीग्रेज। तो अब जो होस्ट का डीएनए है, मैक्रोफेज का जो डीएनए है, उसके साथ ये जाकर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी यहाँ जुड़ जाएगा। समझ आ गया? होस्ट के साथ जुड़ गया, तो जोड़ने में हेल्प किसने की? P32 ने की। समझ आया? P10 ने क्या किया? प्रोटीन कोड को तोड़ा। P64 ने क्या किया? आरएनए से डीएनए बनवा दिया। और P32 ने क्या किया? इंटीग्रेशन करवा दिया। अब ये होस्ट के साथ जुड़कर मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, और अपनी कॉपी किसमें बनाएगा? मैक्रोफेज सेल में बनाएगा। तो अब यहाँ वायरस का मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी, और फिर ये मैक्रोफेज से बाहर आउट निकलेगा, और बाहर निकल के बाकी इम्यून सेल पे अटैक करेगा, और अटैक कहाँ होगा? TH सेल पर अटैक होगा। इस तरह से ये इसकी पैथोजेनिसिटी मैंने शॉर्ट में आपको बताई है। अब आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले एमएचसी की वजह से रिकॉग्नाइज किया, जीपी 120 की वजह से वो पहले जुड़ा, ठीक है, फिर जीपी 41 से वो अंदर धंसा, P10 ने प्रोटीन कोड को तोड़ दिया,
तो फिर अब आरएनए अंदर एंटर कर गया, P64 ने डीएनए बना दिया आरएनए से, और P32 ने उसका इंटीग्रेशन करा दिया मैक्रोफेज के डीएनए के साथ। अब वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और फिर मैक्रोफेज से बाहर आकर टीएच सेल पर अटैक करेगा। तो फैक्ट्री या इनिशियल अटैक कहाँ हुआ? मैक्रोफेज पर, और यही फैक्ट्री का काम कर रही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पैथोजेनिसिटी है। अब इसका सिम्टम देखिए, क्या सिम्टम्स आएंगे इसमें। देखो बेटा, एचआईवी के अगर सिम्टम्स की बात करें अपन, ठीक है, तो एचआईवी के सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? एक होती है पहले एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। कौन सी स्टेज? एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। ये वो स्टेज होती है बेटा जब एचआईवी का कोई सिम्टम नहीं आता, नो सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं आता इस स्टेज के अंदर। ठीक है, क्यों नहीं आता इस स्टेज में कोई सिम्टम? क्योंकि एचआईवी वायरस क्रिप्टिक स्टेज में रहता है, विंडो पीरियड में रहता है, इसे विंडो पीरियड भी कहते हैं जब कोई सिम्टम नहीं आता। ठीक है, ये 2 से 10 वीक हो सकता है, 2 से 10 साल हो सकते हैं, यानी कई महीने से कई साल तक ये स्टेज हो सकती है। समझ गए? वो अंदर ही अंदर ग्रोथ करता रहता है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आएगा। समझ गए? ठीक है, तो पहली सिम्टम कब आते हैं? पहला, ये विंडो पीरियड कहलाता है, इसको विंडो पीरियड कहते हैं। विंडो पीरियड जब उसका कोई सिम्टम नहीं आता तो ये विंडो पीरियड कहलाता है। समझ गए? अब पहला सिम्टम कब आता है उसकी बात करते हैं। अब एचआईवी का जो पहला सिम्टम आता है वो कब आता है? देखो, जब इसका सिम्टम कब आता है? जब फर्स्ट टाइम हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट एचआईवी, अगेंस्ट एचआईवी। जब हमारा इम्यून सिस्टम पहली बार एचआईवी के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनाता है तो उस समय सिम्टम आते हैं बेटा। एआरसी स्टेज बोलते हैं इसे, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे। ठीक है ना, एआरसी स्टेज। नोट्स भेजा है मैंने, उसमें आप देखिएगा ना। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। जब पहली बार हमारा इम्यून सिस्टम एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा उस दिन सिम्टम आएगा, उस दिन एचआईवी का पता चलेगा बॉडी को कि एचआईवी का अटैक हो गया। अब सवाल है कि वो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी कब बनाएगा? ये भी देखिए, अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, देखो कि फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी कब बनाएगा? ये तब बनाएगा जब हमारी बॉडी में कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा। यानी एचआईवी के अलावा जिस दिन हमारी बॉडी में कोई और बैक्टीरिया अटैक करेगा और कोई वायरस अटैक करेगा, तो जब हमारी बॉडी उस वायरस के खिलाफ एक्शन ले रही होगी उस समय हमारी बॉडी को पता चलेगा कि भाई एक और वायरस है। तो कब तक नहीं एंटीबॉडी बनती, कब तक सिम्टम नहीं आते? जब तक कोई और इन्फेक्शन नहीं हो जाता। एचआईवी आपकी बॉडी में अटैक कर गया, लेकिन आपको जब तक कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक हमारा इम्यून सिस्टम एचआईवी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, है ना। और फाइनल स्टेज क्या है? फाइनल स्टेज क्या है बेटा? फाइनल स्टेज वो है जब हमें क्रिटिकल स्टेज वो आती है या एंड स्टेज वो आती है जब इम्यूनो डिफिशियंसी होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी टीएच सेल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी बेटा, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी और हमारी बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी बहुत टाइप के बैक्टीरिया, अरे हमारी बॉडी धर्मशाला बन जाएगी, कमजोर से कमजोर बैक्टीरिया वायरस आकर भी बॉडी में अटैक करने लग जाएंगे। तो हमें एचआईवी से नहीं मर रहे हम, हमें एक्चुअली क्या हो रहा है, बहुत सारे दूसरे पैथोजन ने अटैक कर दिया है। क्यों अटैक कर दिया है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। ठीक है ना, एचआईवी के अटैक से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई और ऐसे में बाकी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस भी हमारी बॉडी में क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। तो ये क्रिटिकल स्टेज आ जाती है। तो ये सिम्टम्स है बेटा। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? देखो, डायग्नोसिस के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके जो डायग्नोसिस है उसमें क्या होता है? एक होता है प्राइमरी टेस्ट। ये दो ही क्वेश्चन आप ध्यान रखो। प्राइमरी टेस्ट में एलाइजा यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एलाइजा, और एलाइजा की फुल फॉर्म आती है बच्चों, ये एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है बेटा। क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखो एलाइजा की, एंजाइम
लिंक्ड इम्यूनो sorbent acid, enzyme linked immunosorbent acid. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्राइमरी टेस्ट है। अगर ये एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो यूँ समझेंगे कि HIV का अटैक है, और अगर नेगेटिव है तो फिर HIV का अटैक नहीं। दिस इज प्राइमरी टेस्ट एलाइजा, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, और इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, नोट्स में भी मैंने दे दिया आपको, ठीक है। इसके बाद इसका कंफर्मेशन टेस्ट भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कंफर्मेशन टेस्ट। और इसका जो कंफर्मेशन टेस्ट है, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। इसमें प्रोटीन टेस्ट है, प्रोटीन डायग्नोज होता है, इसमें प्रोटीन की ब्लॉटिंग होती है, इसमें प्रोटीन ब्लॉटिंग टेस्ट है, ठीक है ना। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट इज द कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ एड्स, इतना याद रखना आपको। तो प्राइमरी क्या था? एलाइजा, और कंफर्मेशन एलाइजा कई बार फॉल्स भी हो सकता है, तो कंफर्मेशन करने के लिए क्या होगा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाएगी, जो कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। क्या है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। इज दैट क्लियर? तो ये इसका डायग्नोसिस का टेस्ट है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो HIV जो है, इसका जो ट्रीटमेंट है, अब इसके ट्रीटमेंट की बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया कि जब HIV होता है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी लेनी चाहिए, एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी लेनी चाहिए, एंटी फंगल ड्रग भी लेनी चाहिए, एंटी फंगल, ठीक है, एंटी वायरल ड्रग भी लेनी चाहिए। ये ड्रग हमें लेनी चाहिए, मेडिसिन ही लेनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये भी इसके ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। इसके अलावा जो इसका जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक AZT, ठीक है, एजिडोडाइडिऑक्सीथाइमिडीन, AZT, तो नोट्स में भी मैंने दे रखा है, आप शॉर्ट में याद रखो AZT, ठीक है। DDC, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन, ठीक है ना, DDI, मतलब ये कुछ ऐसी ड्रग है जो स्पेशली जो है एड्स के ट्रीटमेंट में ली जाएगी, ये ड्रग्स, ठीक है ना, जो इसके जेनेटिक ग्रोथ को रोकेगी, जो HIV के जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करती है। इज दैट क्लियर? तो ये ड्रग आप ध्यान रखिएगा, है ना, नोट्स में से भी आप हाईलाइट करके इनको देखिएगा, AZT, DDC और DDI, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में इंटरफेरॉन भी यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है इंटरफेरॉन एंटीवायरल होता है ना, आपको पढ़ाया भी था मैंने। तो ये इंटरफेरॉन भी यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में एक थेरेपी आती है, हार्ट थेरेपी, ठीक है ना, हार्ट थेरेपी, ठीक है ना, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, नोट्स में भी दे रखा है मैंने। हार्ट, इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्लस प्रोटीएज इनहिबिटर, और ये भी इनहिबिटर, यानी ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपन, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपन, इनको मिला के यूज करते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज याद है ना, P64, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्शन इनहिबिट कर देगा, और प्रोटीएज इनहिबिटर वो P10 वाला याद है, ये वो प्रोटीन कोड को ब्रेक होने से ही रोक देगा, तो वायरस अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो ये इन दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन अपन इसमें यूज करते हैं, है ना। ये किसको इनहिबिट करेगा? P64 इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है ना, तो DNA ही नहीं बन पाएगा। और इससे कौन इनहिबिट हो जाएगा? P10 इनहिबिट हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो जब ये दोनों एंजाइम काम नहीं करेंगे तो फिर वायरस आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो हार्ट थेरेपी भी अच्छी है इसकी। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में हम इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी भी यूज करते हैं, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है इसका, वैक्सीन भी चल रही है, बायोटेक्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, ठीक है।
तो ये भी ट्रीटमेंट चल रहा है जो नोट्स में दिया मैंने, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, वो रिसर्च वाला ध्यान रखना। अभी ट्रीटमेंट पर क्या रिसर्च चल रहा है कि इसके म्यूटेंट का पता लगाए कि कितनी म्यूटेंट इसके बनते हैं, ताकि उनके अगेंस्ट मेडिसिन बन सके, उनके अगेंस्ट वैक्सीन बन सके। इज दैट क्लियर? तो ट्रीटमेंट के बाद इसके बाद आता है इसका इन्फेक्शन कैसे होता है बॉडी में। तो इसका जो इन्फेक्शन है वो एक तो सेक्सुअल रूट से होता है, ये कॉन्टैक्ट डिजीज है। तो अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन अगर किए जाते हैं, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो जो है ये इसका अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। होमोसेक्सुअल रिलेशन से भी ज्यादा फैलता है ये, और अनसेफ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन होते हैं तो भी ये ज्यादा फैलता है। इसके अलावा इसका रूट है पेनिट्रियल रूट। पेनिट्रियल रूट, पेनिट्रियल रूट का मतलब है कि ये इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड सिरिंज, ठीक है ना, इनसे ये फैलता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ले लिया, इन्फेक्टेड सिरिंज यूज कर लिया, इन्फेक्टेड नीडल यूज कर लिया, इन्फेक्टेड ब्लेड यूज कर लिया, तो भी पेनिट्रियल रूट से यानी पेनिट्रेशन से फैलता है ये। समझ गए एकदम अच्छे से? इनके द्वारा। इसके अलावा एक और है ट्रांसप्लेसेंटल रूट। कौन सा है? ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल रूट, ये क्या होता है बेटा कि जो मदर है उससे बच्चे में आता है, ये फीटस में आता है प्लेसेंटा के थ्रू। इसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। मां से बच्चे में आता है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये ट्रांसप्लेसेंटल रूट हो गया। यानी मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि एचआईवी कैसे कैसे इन्फेक्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन, पेनिट्रियल रूट और ट्रांसप्लेसेंटल रूट, मोटे तौर पर ये तीन इसके इन्फेक्शन का कारण है। ठीक है, अब इसमें बेसिक आएगा बेटा आपके बोर्ड में, बहुत अच्छा है, प्रिवेंशन। क्या किया जाए इससे बचने के लिए? तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, ये बेसिक है, आप किताबों में, न्यूज़पेपर्स में या टीवी में भी पढ़ते देखते होंगे। क्या है? अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड सिरिंज, इन्फेक्टेड ब्लेड यूज नहीं करना चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो, अवेयरनेस हो लोगों में इसके लिए, ठीक है। या ड्रग एडिक्शन जो है ये ना हो, है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये ड्रग एडिक्शन करने वाले एक ही इंजेक्शन को सब लोग यूज़ करते रहते हैं, है ना, तो वो भी ना हो, ठीक है। और इस तरह के मतलब बचने के उपाय जो है वो आपको बेसिकली कहीं भी मिल जाएगा, तो आप उसको रीड कर लेंगे, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने एड्स के ऊपर बेसिक लेक्चर दिया, होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू।